नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे आज के मैराथन आपकी क्लास रहने वाली है। मैराथन वीडियो रहेगा और इस मैराथन वीडियो में संपूर्ण निचोड़ आपके पर्यावरण का टॉप यहाँ पे 100 प्रश्न करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैराथन वीडियो मैराथन क्लास है। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर मैराथन क्लास सभी सब्जेक्ट के लाइए। ठीक है, तो बाल विकास के हमने टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और बाकी प्रैक्टिस पेपर की आई बटन पे आपको लिंक दे दी गई है। सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर अगर आप प्राप्त कर सकें, बेहतर तैयारी कर सकें, तो सभी प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र को जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉप 100 प्रश्नों में से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। ओरण किसे कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं, ओरण जो होता है एक पवित्र वन को ओरण कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? तो विश्व जैव संरक्षण से आपके नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है। जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर आप लोगों का राइट ऑप्शन 33% होगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? सभी लोग जानते हैं, चंदन की बात करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट के संघनन सदाबहार, जी हाँ, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है? तो इनको शोला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? जो जल प्रदूषण जो है आपके औद्योगिक निष्कर्षकों द्वारा जो है उत्पन्न होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? सभी को पता होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम राज्य पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? तो विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि की बात करेंगे। वायुमंडल प्रदूषक गैस कौन सी है? तो वायुमंडल जो प्रदूषक गैस सभी को पता होगा, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे, SO2 की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? तो ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, क्योंकि ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि हो रही है। आप सभी जानते हैं, जैसे हम क्लास पर भी कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन जो है, या जीवाश्म ईंधन दहन। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन दहन की बात करेंगे। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों में जो अल्पजीवी है वह आपका मीथेन, और मीथेन का सूत्र होता है CH4। 15वां प्रश्न है, मेरे सभी प्यारे में सभी शिक्षक बंधु, सभी प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, ये 100 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा निचोड़ रहेगा और एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो सभी फीडबैक कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहें, सारे प्रश्नों को अटेंड कीजिए। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? तो नाइलॉन के उद्योगों से ज़्यादा आपका नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन होता है या उत्पादन होता है, नाइलॉन के उद्योगों से या नाइलॉन उद्योग से। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस का जो प्राकृतिक स्रोत है वह उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ जो है। डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, मात्र रासायनिक क्रिया में किसका निर्माण होता है? तो मात्र जब रासायनिक क्रिया होती है उसमें CFC का निर्माण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करेंगे। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा एयर कंडीशनर जो होता है, यह ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण में एयर कंडीशनर आ जाता है। ठीक है, फ्रिज भी आता है लेकिन एयर कंडीशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। अगला, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? तो सबसे बड़ा जो खतरा है वनों को नष्ट करना।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोपनहेगन किस देश की राजधानी है? तो कोपनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। सूखा या ड्राफ्ट जो होता है को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होते हैं? तो वनों से वर्षा होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? तो सभी लोग जानते हैं जीवों में खाद्य श्रृंखला का जो समुचित क्रम है वह आपका है घास, कीट, पक्षी और सर्प। घास यहाँ पे क्या होता है? प्राथमिक आपके उत्पादक हो गया, कीट प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, पक्षी द्वितीयक उपभोक्ता और सर्प क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता या शीर्ष पर भी कह सकते हैं। कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? तो यह पर हो जाएगा एजेटोबैक्टर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि एस्ट्रोसाइट क्या है साथियों? तो एस्ट्रोसाइट जो होता है एक क्षुद्रग्रह है आपका। तो एस्ट्रोसाइट क्या है? एक क्षुद्रग्रह है। बाकी डिटेल्स इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? प्रश्न को समझिएगा। किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? वह है मछलियाँ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हुए हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में लगभग आपके 21.23% पर वन लगे हुए हैं, बल्कि चाहिए कितना संतुलन के लिए? 33%। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? वह है आपका स्वीडन। GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? तो GSLV शब्द का जो पूर्ण रूप होता है वह आपका होता है GNC क्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। जी यहाँ पे लिख लीजिए, जी हो गया SLV। तो जी से GNC क्रोनस, एस से सैटेलाइट, एल से लॉन्च, वी से व्हीकल। तीसरा प्रश्न है, बहुत ही फटाफट करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चन डायरेक्ट हम आंसर कर रहे हैं। टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो टेलीविज़न जो होता है, रिमोट कंट्रोल जो होता है, यह अवरक्त तरंगों का उपयोग करता है। अगला, जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में आपके सौर ऊर्जा उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका 32 नंबर प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित कौन हो जाएगा? तो 6 मीटर गहरे तालाब में जो अनुक्रमण का सही जो क्रम होगा वह आपका, आप लोग देख सकते हैं, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निगमन पादप, फिर प्लावी पादप, फिर रीढ़, फिर शाख, फिर झाड़ी, फिर बाद में वृक्ष आएगा। एक परितंत्र में क्या होता है? तो एक परितंत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। समझ गए हैं? किसी परितंत्र में जो है प्राथमिक उत्पादों की संख्या जो होती है प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है, यानी जो हम खाते हैं वह ज़्यादा होता है, यानी उत्पादक अधिक होता है और उपभोक्ता कम होते हैं प्राथमिक पर। किसी भी परितंत्र की बात करेंगे। इकोसिस्टम के आजीवित घटक में क्या होता है? तो इकोसिस्टम के आजीवित घटक में पदार्थों का चक्रण होता है। चने के पौधे अर्थात साइसर एरिटिनम द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? तो यह सकल उत्पादन कहलाता है। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? तो इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत जो है आपके उपयुक्त दोनों अर्थात जीवाणु और कवक को, केवल सूक्ष्मजीव जो दिया गया है, तो इन दोनों को, जीवाणु, कवक और सूक्ष्म जीवों को इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा होता है? सभी लोग जानते हैं भोजन श्रृंखला का जो सही क्रम दिया गया है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और अंत में मछली। क्या सही दिया गया? सभी बताइए, भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा होगा?
अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता है, यह कौन सा नियम है? तो आप जानते हैं कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह जो है नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता है, यह ऊर्जा गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार है। नेपेंथिस क्या होता है? तो नेपेंथिस सभी को होता है एक प्राथमिक उत्पादक होता है। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रॉफिक स्तर कैसा होगा? प्रथम हो जाएगा। जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है और इंसेक्ट पौधा को खाता है, तो मोर का स्तर जो होगा यह मोर को क्या कहेंगे? भोजन पिरामिड के शीर्ष पर कहेंगे। क्या कहेंगे? भोजन पिरामिड के शीर्ष पर। क्योंकि देखिए यहाँ पे मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को और इंसेक्ट पौधे को। पौधा यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, प्राथमिक उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता इंसेक्ट हो गया, सर्प द्वितीयक हो गया और सर्प को मोर खा रहा है तो मोर क्या हो जाएगा? भोजन पिरामिड के शीर्ष पर हो जाएगा। किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधे का सही अनुक्रम क्या होता है? तो किसी भी एक हाइड्रोसेयर में पौधे का जो सही अनुक्रम होता है वह होता है प्रिस्टिया, वालवाक्स, सर्पस, हाइडिला, वलूत और लेटाना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको अटपटा लग रहे होंगे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन बहुत ही टॉप हंड्रेड क्वेश्चन है। कोई एमसीक्यूज नहीं कर रहे हैं, कोई फीडबैक नहीं कर रहे हैं, केवल एक रिमाइंड है। ये महत्वपूर्ण 100% एग्जाम के पहले अगर आपने देख लिया तो 25+ EBS में गारंटेड के साथ आप लोग बेहतर प्रिपरेशन यहाँ पे स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? तो विश्व आर्थिक मंच करता है। ये सारे प्रश्न हम कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास पर, लेकिन ये मैराथन है, ठीक है। एग्जाम के पहले निचोड़ बहुत ही ज़रूरी है कि सबके मन में होता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लें जल्दी जल्दी, टाइम तो नहीं है, इसलिए टॉप 100 प्रश्न है। पर स्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक होता है? तो सत्यामंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र रिजर्व की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन में किया गया है? सभी बताइएगा। तो आपके जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन है यह साथियों आपके पर्यावरण प्रोटेक्शन अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। किसके? पर्यावरण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है? पर्यावरण संरक्षण या प्रोटेक्शन जो अधिनियम है 1986 के अधीन किया गया है। परितंत्र अर्थात इकोसिस्टम किसे कहते हैं? तो परितंत्र इकोसिस्टम जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं इकोसिस्टम कहलाता है या परितंत्र कहलाता है। भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदा पर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे। कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वनगधा। ठीक है, तो ऐसे प्राणी संकटापन जातियों के संवर्ग में आते हैं वह महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वनगधा की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि कायिक कोशिका न्यूक्लियन अंतरण प्रौद्योगिकी सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो जंतुओं की जननी क्लोनिंग की बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्टोन किसे निर्दिष्ट करता है? तो आपका जो ट्रांसक्रिप्टोन है तो ट्रांसक्रिप्टोम आपका किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को निर्दिष्ट करता है। 50 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं और 50 प्रश्न और करेंगे। टोटल यहाँ पे 120 प्रश्न करेंगे। जी हाँ, 120 प्रश्न करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 50 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं और आपके 70 प्रश्न और करेंगे। टोटल यह 120 प्रश्नों का यह मैराथन क्लास है, मैराथन वीडियो है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस जो प्रोटोकॉल है यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है?
सभी लोग जानते हैं पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक वनस्पति है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? तो भौतिक घटक यहाँ पे आप प्रवाहित जल हो जाएगा। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर आप लोगों का टांसले की बात करेंगे। कई जगह आपके अर्नेस्ट हैकल भी मिलेगा, अर्नेस्ट हैकले। तो अर्नेस्ट हैकले ऑप्शन हो तो अर्नेस्ट हैकले कीजिएगा। और पारिस्थितिकी शब्द का अगर प्रयोग पूछा जाता है, अगर टांसले हो तो टांसले कर दीजिएगा, बाकी अर्नेस्ट हैकले भी आपका सही है। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? तो वन के पारिस्थितिक तंत्र को कवक को अपघटन या अपघटनकर्ता के रूप में या अपघटनकर्ता समूह में सम्मिलित किया गया है। जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों के सहायतार्थ किसे बनाया गया है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करेंगे। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों को सहायतार्थ में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? वनों को नष्ट करने के कुप्रभाव से क्या होता है? मृदा अपरदन होने लगती है, क्योंकि मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी का कटाव होता है, तो वनों नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वन के जो जड़ होते हैं मिट्टी को पकड़ के बनाए रखते हैं। पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ पे मरुद्भिद होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का यहाँ पर उदाहरण वैसे तालाब भी होता है, लेकिन यहाँ पे झील बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा। अगर तालाब ऑप्शन होगा तो आप लोग तालाब कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया आपका झील है, तो यहाँ पे झील सही हो जाएगा। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या होगा? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का यहाँ पे उदाहरण आपका खेत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो लवणीय जल के पारिस्थितिक तंत्र का प्रवाल भित्ति हो जाएगा। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का यहाँ पे उदाहरण आपका तालाब हो जाएगा। सभी यहाँ पे फीडबैक कीजिएगा। सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक अवश्य कीजिएगा। ये टॉप 120 क्वेश्चंस की बात करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं, इनको अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो मृदा अपरदन को वनारोपण के द्वारा ही बचाया जा सकता है। ठीक है, मृदा अपरदन मिट्टी कटाव को पेड़ के लगाकर ही या वन के रोपण के द्वारा ही मृदा अपरदन को बचाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? तो जलवायु संबंधी जो कारक होते हैं वह पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं, जलवायु संबंधी कारक। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारिस्थितिक संबंधों का आधार क्या है? तो पोषण संबंध की बात करेंगे। जी हाँ, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार पोषण संबंध हो जाएगा। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हरे पादप जो होते हैं वह बदलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के जो पादप होते हैं वह स्वपोषी घटक होते हैं। हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है? तो हरे पौधे को पारिस्थितिकी में सभी जानते हैं उत्पादक कहा जाता है। सभी लोग जानते हैं हरे पौधे पेड़ पौधे क्या होते हैं? प्राथमिक आपके उत्पादक होते हैं, और इनको जो ग्रहण करने वाले होते हैं, ठीक है, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हिरण हो गया, हाथी हो गया, तिलचट्टा हो गया, ठीक है, ये उपभोक्ता हो जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहला जाएंगे। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो सभी को पता होगा, डीडीटी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय भवन किससे होता है? तो मरुस्थलीय भवन जो होता है बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण होता है। ठीक है, मरुस्थलीय भवन, मरुस्थल मतलब सूखा से लगा सकते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय इलाका, तो मरुस्थलीय भवन किससे होता है? तो सूखों का पहाड़ कह सकते हैं, सूखों का भवन कह सकते हैं। तो बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय की बात करेंगे।
अगला प्रश्न है शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी जो प्राणी होते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला कुत्ता किस वर्ग में आता है? तो कुत्ता आपके द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाता है और कुत्ता आपके सर्वाहारी होता है, मांस भी खाता है और अनाज भी खाता है। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो सर्वाहारी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, कुत्ता जो हो गया द्वितीयक उपभोक्ता था, तो सर्वाहारी जो जंतु होते हैं वह द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी पर आते हैं या द्वितीयक उपभोक्ता के वर्ग पर आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो सभी जानते हैं तृतीयक उपभोक्ता जो होता है बाज। बाज क्या होता है? तृतीयक उपभोक्ता यहाँ पर हो जाएगा। हाथी आपका द्वितीयक उपभोक्ता होगा, ठीक है, और बाज यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। शेर किस वर्ग में सम्मिलित होता है? तो सभी लोग जानते हैं शेर भी आपके तृतीयक उपभोक्ता में होता है। शेर, बाज, ठीक है, मोर हो गया, ये तृतीयक उपभोक्ता पर सम्मिलित होते हैं। गिद्ध किस वर्ग में आता है? गिद्ध भी आपके तृतीयक उपभोक्ता पर श्रेणी पर आता है। गिद्ध हो गया, शेर हो गया, ठीक है, मोर हो गया, ये सारे तृतीयक उपभोक्ता पर आते हैं या तृतीयक उपभोक्ता वर्ग या श्रेणी पर आते हैं। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? सभी को पता है प्रकृति का सफाई कर्मी जो होता है वह गिद्ध को कहा जाता है, क्योंकि ये मृत जंतुओं को भी खाता है। सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? तो सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में आपका दीमक सम्मिलित है। प्रश्न आ गया कि सम्मार्जक उपभोक्ता में कौन सम्मिलित है? तो दीमक की बात करेंगे। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? तो कवक जो होता है यह अपघटक जीवों का यहाँ पे आपका उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो आप सभी जानते हैं भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, बैक्टीरिया आपके अपघटक श्रेणी पर सम्मिलित होता है। जैव भार में कौन सम्मिलित है? तो आप सभी जानते हैं जैव भार में आपका जो है समस्त जीव आपका सम्मिलित होता है। जैव भार, जैव जीवन से, तो जैव भार में आपके समस्त जीव सम्मिलित होते हैं। सभी प्यार में सभी शिक्षक बंधु क्लास को लाइक करते रहेंगे, मैराथन क्लास को। आपके परिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, अर्थात सन ऑफ सरदार सूर्य की बात करेंगे। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? तो सभी लोग जानते हैं परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक उपभोक्ता की श्रेणी से दूसरे पर, जैसे प्राथमिक उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, उससे फिर द्वितीयक उपभोक्ता। तो परिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा क्या होता है? इनका रूपांतरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कोई हम एमसीक्यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं। ये 120 प्रश्नों की 120 प्रश्नों का यह है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? सभी को पता है किससे होता है, सभी कमेंट कीजिएगा। रूपांतरण से होता है। वैसे भी डायरेक्टली आंसर में टिक लगा दिया गया है पहले से ही। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो हरे पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो पादपों से शाकाहारी जीवों में लगभग 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। और जो ये 10% का नियम है किसने दिया था? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है 10% का नियम। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? सभी को पता है आपके परिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह एक दिशात्मक होता है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है? तो परिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा सदैव जो है आपके उच्च स्तर से निम्न स्तर को प्रभावित होती है। परिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? तो परिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह जो है चक्रीय क्रम में होता है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का देखिए एक परंपरागत होता है, एक गैर परंपरागत होता है। तो ऊर्जा का जो आपका पेट्रोलियम, कोयला हो गया, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन केंद्रों की विद्युत, ये तीनों हमारे हो गए आपके परंपरागत स्रोत। लेकिन सौर विकिरण जो एकमात्र ऐसा है जो आपका गैर परंपरागत स्रोत कहलाता है। और गैर परंपरागत स्रोत होते हैं ये भंडार कभी खत्म नहीं होते हैं, रूपांतरित होते रहते हैं, उत्पादित होते रहते हैं। औषधि चक्र में किसका प्रवाह होता है? तो आपके औषधि चक्र में खनिजों का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? तो खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषण स्तर कहलाता है। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? तो हरे पादप भोजन श्रृंखला के प्रारंभ स्थान पर होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं।
अगला प्रश्न है, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहा जाता है? तो जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने का निश्चित पोषण जो क्रम होता है उसे ही खाद्य श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, निश्चित पोषण क्रम जो होता है वह खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे, क्योंकि जब ये क्रम दे दिया गया तो वह श्रृंखला से ही जुड़ जाता है। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? सभी लोग बताइए। जल चक्र से, आपके औषधि चक्र से, खाद्य श्रृंखला से या जंतु श्रृंखला से? सभी कमेंट कीजिएगा। इस पर आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला से होता है। श्रृंखला से ही हो पाता है ना ऊर्जा, एक दूसरे से स्थानांतरण, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो एकाधिक खाद्य श्रृंखला से मिलने से खाद्य जाल बन जाता है। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर अपघटक होते हैं। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? तो खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी जो होती है सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। अभी हम 100 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और 20 प्रश्न और भी कंप्लीट करेंगे जो कि महत्वपूर्ण ही रहने वाले हैं सिलेक्शन की वजह से। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकते हैं? ये सारे प्रश्न हम क्लास पर कर चुके हैं, लेकिन ये संपूर्ण आपका निचोड़ 120 प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम मिनटों में यह 120 प्रश्न तैयार किया जा रहा है, जो कि कम समय में आप लोग बेहतरीन प्रिपरेशन का एक मौका मिल जाएगा। तो एक खाद्य श्रृंखला में कितनी या एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी होती? तो 4 से 5 कड़ियाँ ही होती हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति जो होती है वह पिरामिड होती है। क्या है? ध्यानपूर्वक समझिए। पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली जो आकृति होती है वह पिरामिड होती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है, सभी लोग जानते हैं, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है। समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? तो समस्त शाकाहारी जीव होते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। एक घास स्थल में संख्या कैसे पिरामिड होता है? तो एक घास स्थल में संख्या जो है सीधा पिरामिड होता है। कैसा होता है? सीधा पिरामिड। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? तो यह महासागर पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है। जैव भार का उल्टा पिरामिड हो अगर पूछा जाए तो यह महासागर की विशेषता है। एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर सर्वाधिक किसमें सम्मिलित होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं पादप की श्रेणी पर। पादप, हिरण, भेड़िया व शेर निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होती है? तो शेर में होती है, क्योंकि ये अंतिम सिरा हो जाता है इनमें से। ठीक है, तो शेर में श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा शेर पर होती है। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण आपका यहाँ पे मेढक हो जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता वो होगा, सभी लोग बताइए। देखिए यहाँ पे प्रश्न उल्टा दे दिया गया है कि हिरण भी आपका द्वितीयक उपभोक्ता है, टिड्डा मेढक है। यहाँ पे ऐसा द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण आपका शेर नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए प्रश्न। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है? तो प्रत्येक खाद्य श्रृंखला अपघटक पर ही समाप्त होती है। किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहा जाता है? तो वह पारिस्थितिक अनुक्रमण कहा जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में मृदुआओं अर्थात सॉइल्स का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? तो विभिन्न प्रकार के जो कवक होते हैं वह अपघटक की श्रेणी पर आते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो पारिस्थितिक जो पिरामिड है वह सामान्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं। अगर नाम जानना हो तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको इनका तीनों का नाम भी बता दूंगा। धान के विभिन्न प्रकार की किस्में का उदाहरण कौन कौन है? तो धान के विभिन्न प्रकार की किस्मों का उदाहरण आनुवांशिक विविधता होती है। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जातिगत जो विविधता है विषुवतीय रेखीय सदाबहार वन में पाई जाती है। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ध्रुवीय प्रदेशों में सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है।
सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? तो भारत जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है, नोट कर लीजिएगा। तो ये रहे टॉप 120 प्रश्न जो बहुत ही कम समय में हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि डायरेक्टली हम क्वेश्चन और आंसर किए हैं। ये आपके 120 प्रश्न रिवीजन हो गए हैं, जो आपके लिए पर्यावरण में 25+ स्कोर लाने में बहुत ही मदद करेंगे। बाकी अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस पेपर आपके चल ही रहे हैं, तो सभी यहाँ पे कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, ये मैराथन क्लास आपको कैसी लगी। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलूंगा आपके अगले अभ्यास प्रश्न पत्र, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जो है प्रिपरेशन इसी तरह करते रहिए, क्योंकि आउट ऑफ 150 में से 125+ का स्कोर प्राप्त करना है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन शुरू पर ही है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।